हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कक्षा 10 के गणित के अंतर्गत हमने इसके पहले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 4 तक के एग्जाम्पल अपलोड कर दिए थे। इसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 की। यानी कि इसी वीडियो में हम एक अध्याय के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट करने वाले हैं। 3 एग्जाम्पल रह गए हैं, 5, 6 और 7, क्योंकि 7 ही एग्जाम्पल हैं तो बचे 3 एग्जाम्पल इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। थोड़ी लॉजिकल सवाल है तो एक एक बात को समझना, ठीक है। साइज बड़ी है सवाल की, लेकिन अच्छे सवाल है। एक एक बात हम क्लियर करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3 को क्या मानेंगे, परमेय मानेंगे। इसको विरोधाभास विधि से हल करेंगे। कैसे करेंगे, विरोधाभास विधि से। ये विरोधाभास विधि कौन सी होती, सुनो ध्यान से। है अपरमेय, लेकिन इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, परमेय मानेंगे। अब देखो, है अपरमेय और परमेय माना है, इसलिए सवाल में कुछ गड़बड़ होगा और उसी गड़बड़ को बोल देंगे कि यह एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि √3 को हमने परमेय माना था, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम परमेय मान लेंगे, ठीक है। तो यही विरोधाभास विधि होती। तो इसको सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना √3 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि माना √3 क्या है, एक परमेय संख्या है। अब देखो, इसको हमने परमेय संख्या माना तो परमेय संख्या की तरह इसके साथ रिएक्ट करेंगे, व्यवहार करेंगे। और परमेय संख्या क्या होती, जो P/Q के रूप में होती है या फिर P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो इसको हम P/Q के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो P/Q के बराबर कर देंगे हम किसको, √3 को, ठीक है। अब P और Q की कंडीशन क्या होती है परमेय संख्या में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं करके 0 की, ठीक। क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 का भाग किसी संख्या में दोगे तो अनंत हो जाता, इन्फिनिटी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बड़े आराम से सुनना एक एक बात को। यहाँ पर P और Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई टीचर अलग अलग तरीके से लिखवा देता तो बच्चों का दिमाग खराब होता कि अरे उन सर ने तो ये लिखवाया, कोचिंग वाले ने ये, स्कूल वाले ने ये। सुनो, हम बताते हैं एक एक बात को। तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, सुनो। सभी का मतलब एक ही है कि P और Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक तरीका। दूसरा ये होता क्योंकि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उन्हीं से तो हमारा HCF बन जाता है, यानी कि मासा बन जाता। तो दूसरा तरीका ये है कि P और Q का HCF कितना है, 1 है, ठीक है। तो और तीसरा तरीका सुनो, जिनका HCF 1 होता वो सह अभाज्य संख्या कहलाती। कौन सी संख्या कहलाती है, सह अभाज्य। तो 3 तरीके में से कोई भी यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं। नंबर 1, P और Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नंबर 2, P और Q का HCF 1 है। नंबर 3, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सबका मतलब तो एक ही है, क्योंकि जिसका HCF 1 होता है वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड से ही हमारा क्या बन जाता, HCF। समझ गए ना। चलो लिखें कोई भी एक। तो P और Q का एक के अलावा की जगह पर अतिरिक्त भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक के अलावा कोई क्या नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखो, P और Q का एक के अलावा कोई भी यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन इस सवाल को हम आगे हल करेंगे ना, तो P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ जाता। तो यहाँ पर एक के अलावा कोई है नहीं और एक गुणनखंड 3 आ जाएगा, यही हमारा विरोधाभास हो जाएगा। तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि हमने √3 को क्या माने बैठे हैं, परमेय, ठीक है। तो सवाल को हल करते हैं, बढ़िया। और सबसे पहले P का निकालेंगे। सबसे पहले क्या कर निकालेंगे, P का। तो इसको उठा के रखेंगे मैदान में। रखो मैदान में उठा के। क्या था हमारा, P/Q बराबर में क्या लिखा था, √3। इसके बाद ये बटे में है ना Q, तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो ले चलो इसको, चलो उस साइड है ना, गुणा में जाएगा। तो इसके बाद कर देंगे हम दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे, वर्ग। तो इसका वर्ग कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, P²। इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 और Q का होल स्क्वायर।
इस क्यू को रूट के अंदर पैक मत कर देना कि उस पर दया दिखाओ कि ये बाहर बैठा है, ठीक है, इसको बाहर ही रखना है रूट के। तो पी स्क्वायर हमारा जो कहता हूँ रूट 3 का 2 बार गुणा करोगे तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। फिर क्यू का गुणा 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हमने फॉर्मूला कंसेप्ट में आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि जीरो इसमें जोड़ देंगे तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जीरो हमने जोड़ दिया, काम क्या बन रहा, सुनो आराम से धीरे से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब चूंकि शेषफल कितना है, जीरो है, इसलिए भाजक से यानी 3 से भाज्य यानी कि पी स्क्वायर क्या माना जाएगा, विभाजित माना जाएगा, क्योंकि शेषफल कितना है, जीरो है, ठीक है। तो भाजक से भाज्य क्या माना जाएगा, विभाजित, यानी कि 3 से पी स्क्वायर क्या माना जाएगा, विभाजित माना जाएगा। तो ये रीजन बता दिया हमने कि क्यों विभाजित है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन हमने आप लोगों को बता दिया कि क्यों विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है, विभाजित भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब एक बात और सुनो, यदि कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग 3 से कट गया तो फिर वो संख्या भी 3 से कट जाएगी, है ना, इसलिए लिख देंगे कि पी स्क्वायर जब 3 से कट गया तो पी कैसे कटेगा, वो भी 3 से कटेगा, ठीक है। तो लिख देंगे पी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। जब किसी संख्या का वर्ग 3 से कट गया तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं, इन सवालों में टाइम देना पड़ता, समझे, देखो ध्यान से। पी में काय का भाग चला गया 3 का, यानी कि पी कैसे विभाज्य, 3 से, तो फिर पी का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि जैसे 12 में काय का भाग जाता है, जैसे 1 का भाग जाता, 2 का भाग जाता, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, इन सभी संख्या का भाग काय में जाता है, 12 में, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे 12 के गुणनखंड कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, गुणनखंड, ठीक है। जिस जिस का इसमें भाग जा रहा है वो गुणनखंड कहलाएंगे। तो सुनो ध्यान से, पी में काय का भाग चला गया 3 का, तो फिर 3 क्या कहलाएगा, पी का एक गुणनखंड कहलाएगा। और यहाँ लिखा था पी और क्यू का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ देखो पी का एक गुणनखंड आ गया नया, ठीक है। ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा धीरे धीरे, जैसे पी का आया इसी प्रकार हम क्यू का भी निकालने वाले हैं, देखो, है ना। जीरो जोड़ने से इस पर फर्क नहीं पड़ना, इसका रीजन बताने के लिए हमने ये जोड़ा था, इसको यहाँ से हटा दे रहे और इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसी समीकरण 1 को हम यहाँ पर रखेंगे फिर से, क्योंकि पी का तो निकाल लिया, अब हमको क्यू का निकालना है, काय का निकालना, क्यू का। तो इसको उठा के यहाँ रखो और लिख देंगे समीकरण, कहाँ से, समीकरण 1 से, क्या, इसको यहाँ पर रखो, क्या लिखा है, अरे पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, यही लिखा है कि नहीं। अब इसको या करके हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो इसको रखेंगे इस साइड और इसको रखेंगे इस साइड, देखो, तो 3 क्यू स्क्वायर हमने इस साइड लिख लिया और पी स्क्वायर हमने उस साइड लिख लिया। सुनो, इस पी की जगह पर हम कोई नई संख्या रखेंगे ताकि क्या बचे, हमारा क्यू बचे केवल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आगे कि माना पी बराबर कितना, 3 वाला सवाल है ना, रूट 3 वाला, तो क्या लिखेंगे हम, 3 के रखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में रूट 5 वाला सवाल है जो पेपर में आता रहता है, वहां पर हम 5 के लिए थे, तो ये 3 है तो कितना लगे, 3 के। सुनो, यहाँ पर हमने के लिया, जरूरी नहीं है कि आप लोग के लो, इसकी जगह पर एम एन कोई और भी संख्या ले सकती हो, क्योंकि रटना नहीं है, सीखना है हर चीज। के बारे में लिख दो आगे कि क्या है, तो के एक अचर है, क्या है, के एक अचर है, क्योंकि इस सवाल में के तो था ही नहीं, कहां से प्रकट हो गया एकदम से, तो क्या लिख दिया हमने, अचर के रूप में ले लिया। रखो यहाँ पर p की जगह पर क्या रखोगे, p की जगह पर रखेंगे हम 3 की, तो देखो ये 3 और क्यू स्क्वायर हमारा जो कहते हो, p की जगह पर रखना है हमको 3 की, लेकिन स्क्वायर लगा था तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर को खोल भी देंगे, तो ये बढ़िया इंतजार कर रहा है, बैठा जाऊं कहता हूँ, इसका तो कुछ नहीं होना, इसको हल करो। 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 9, के का करोगे तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, ये 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, फिर 3 का इसमें क्या दोगे, भाग, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो चाहो तो यहीं से भी काट सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा क्यू स्क्वायर, और इसका इसमें भाग दिया था तो कितनी बार गया था, 3 बार, तो क्या बचा है वहां पर के स्क्वायर। तो आप लोग देखो, यानी इसको नीचे ले जाकर भी भाग देते तो भी इतना आता, ठीक है, साइज की वजह से शॉर्ट कर रही थोड़ा, है ना।
फिर वही बात यहाँ पर क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर दिया था, तो फिर वही बात आ गई है ना, क्यू स्क्वायर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या कर देंगे शेषफल 0। अब चूंकि शेषफल 0 है इसलिए भाजक 3 से भाज्य क्यू स्क्वायर क्या माना जाएगा, विभाजित माना जाएगा, क्योंकि शेषफल कितना है 0। ठीक है, तो ये 0 हम इसलिए लिख देते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये क्यू स्क्वायर 3 से क्यों विभाज्य है, पता चलना चाहिए कि क्यों विभाज्य है। बोले लिख तो लिया, पता नहीं कि कैसे विभाज्य, पता चल गया। इसको हम हटाए दे रहे और लिखेंगे नीचे कि क्यू स्क्वायर, जो क्यू स्क्वायर है हमारा 3 से क्या है विभाज्य, 3 से भैया विभाज्य है, क्या है विभाज्य। तो मेरी लाडलो याद रखना, किसी संख्या का वर्ग जब 3 से कट गया तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी, इसलिए क्यू 3 से विभाज्य है होगा, क्या होगा, क्यू 3 से विभाज्य होगा। और हमने आप लोगों को बताया था कि जब Q 3 से विभाज्य है तो ये 3 क्या हो जाएगा, Q का एक गुणनखंड हो जाएगा। अब तो देखो ध्यान से इस लाइन को और इस लाइन को ध्यान से देखना, P और Q दोनों का एक गुणनखंड क्या आ गया हमारा 3, P और Q का एक गुणनखंड क्या आ गया 3, और देखो दोनों एक जैसे है 3 3, यानी कि तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, क्या हो गया उभयनिष्ठ। तो P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 3, लेकिन E क्या लिखा है रे बबुआ, P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 3। ये तो हमारे बुंदेलखंड में कहते भर्रो मच गओ। तो ये विरोधाभास है, क्या है, एक विरोधाभास है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या 3 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो हमारी पूर्व कल्पना का क्या था विरोधाभास है, पूर्व कल्पना का क्या है विरोधाभास। और क्यों उत्पन्न हुआ, तो रीजन लिखेंगे कि यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि √3 को हमने क्या माना था, परमेय माना था, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो यहाँ नीति तो जगह नहीं है, यहाँ पर थोड़ी जगह डली है, तो इसकी बची जो भाषा है वो हम यहाँ पर लिखे दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे कि P और Q का एक उभयनिष्ठ क्या, अरे गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है, वो क्या है ये पूर्व कल्पना का क्या है विरोधाभास है। ठीक है, ये पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, जो पूर्व यानी जो पहले हमने लिखी थी ना ये लाइन, इस वाली लाइन का, ठीक है, जो पूर्व कल्पना का क्या है विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास है। इन सवालों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, टाइम दे के पढ़ना, ऐसा नहीं कि जल्दी 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 नहीं, आराम से, ठीक है, सवालों को समझना है, चीजें ज्यादा होती। तो ये पूर्व कल्पना का क्या है विरोधाभास है। वो ये उत्पन्न क्यों हुआ है, तो देखो ध्यान से, इसको हमने क्या माना था परमेय माना था, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। लिखना भी है ये बात कि यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है, इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि, बताओ क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने √3 को क्या माना था, क्योंकि हमने √3 को क्या माना था परमेय माना था, क्या माना था परमेय माना था। ठीक, तो बता दिया विथ प्रूफ के साथ कि वो विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने इसको क्या माना था परमेय। और लास्ट में लिख देना क्या अतः, ठीक है, आहा लिख दो। तो अतः √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसी है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 को हमने परमेय माना था लेकिन वो परमेय नहीं निकला क्योंकि सवाल में विरोधाभास उत्पन्न हो गया, है ना। इसको हम पैक कर देते हैं। ठीक है, ये लिखना सबसे पहले, नोट्स बनाते जाना, मजा लेके हो इधर उधर कर दो। ठीक है, नोट्स बनाते जाओगे तो सभी सवाल एक जगह पर रखेंगे, वो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक चीज क्लियर करेंगे हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की, चिंता मत करना। ठीक है,
तो √3 को परमेय माना था, विरोधाभास की वजह से वो क्या हो गया, हमारा विरोधाभास उत्पन्न हुआ, इसलिए हमने बता दिया कि √3 क्या है, हमारा परमेय है। थोड़ी देर के लिए माना था परमेय, लेकिन वो अपरमेय है, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ था। ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की, ठीक है। वो छोटे छोटे हैं, ये थोड़े बड़ा था। जैसा ये सवाल है, इसी प्रकार एक्सरसाइज में आता सवाल √5 वाला जो पेपर में आता है, तो इसको सीख लो तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 की। इसको भी हम विरोधाभास विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको भी क्या मानेंगे, परमेय मानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या मान लिया है, परमेय मान लिया है। और इसको परमेय माना है तो इसको हम P/Q के बराबर करेंगे, ठीक है। लेकिन √3 का मान निकालना पड़ता है, इसलिए इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 माइनस √3 बराबर कितना कर देंगे, P/Q, ठीक है। और P और Q की कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, तो लिख दो P और Q क्या है, पूर्णांक है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है काय के, 0 के, ठीक है। इसके बाद √3 का निकालेंगे हम मान, क्या निकालेंगे, √3। तो √3 का मान चाहिए, तो इसको हमने चिन्ह सहित लिख लिया ज्यों का त्यों। और P/Q कैसा हमारा, ज्यों का त्यों। 5 और 60 जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस चाहिए हमको, केवल √3 है, तो माइनस का क्या कर देंगे, पूरी लाइन में गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दे रही। तो यहाँ माइनस का होगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इसमें देखो सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे माइनस का, तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो इसको हम लिख लेंगे पहले, और इसमें गुणा करेंगे माइनस का, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो इसको हम बाद में, और इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या कर लो, 1। याद रखना पहले हमने इसमें कर लिया तो कैसा हो गया, प्लस का। तो प्लस का हमने पहले लिख लिया, और इसमें करोगे माइनस का गुणा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो इसको हमने बाद में लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इस भिन्न को करेंगे हल, तो 1 और Q का लघुत्तम दोगे तो कितना आ जाएगा, Q। अब 1 का भाग Q में दोगे तो कितनी बार जाएगा, Q बार जाएगा। तो Q का गुणा 5 में करोगे कितना आ जाएगा, 5Q। Q का भाग Q में दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा P में करोगे तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। और सेट क्या था हमारा, √3। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि एक एक बात आराम से सीखना है। P और Q क्या थे, हमारे पूर्णांक, यानी कि Q पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करो तो पूर्णांक संख्या आती है, ठीक है। और ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक संख्या को जोड़ो या घटाओ, क्या आता है, पूर्णांक आता है। तो फिर अंश में क्या हो गया, हमारा पूर्णांक हो गया। Q भी पूर्णांक है, लेकिन याद रखना Q बराबर नहीं है 0 के। तो 0 के अलावा जितने पूर्णांक है उसमें से कोई भी हमारा Q हो सकता है। तो मतलब क्या, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक। तो पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दो ना, तो परमेय संख्या आती, क्या आती है, परमेय संख्या, ठीक है। तो समझ जाओ ये कौन सी संख्या हो गई हमारी, परमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, परमेय। इसको लिखेंगे भी हम कि 5Q माइनस के P/Q क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, परमेय। क्योंकि ये परमेय है तो ये परमेय, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे कि जब ये संख्या परमेय है तब √3 भी एक क्या होगा, परमेय होगा। क्या होगा, परमेय होगा, ठीक है। तो ये परमेय है तो ये परमेय होगा, क्योंकि बीच में बराबर है। लेकिन हम जानते हैं, आगे लिखो, लेकिन हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हो, हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। अभी अभी एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने इसको सिद्ध किया था कि √3 कैसी है, अपरमेय संख्या। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या है, हम जानते हैं √3 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो देखो इस लाइन के हिसाब से √3 क्या हो रहा है, परमेय। लेकिन अपना नॉलेज क्या कह रहा है कि √3 क्या है, अपरमेय। तो फिर तो √3 परमेय और अपरमेय दोनों हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना होगा, यह एक विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। तो लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, तो इसके लिए लिखेंगे यह विरोधाभास
यह है विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए उत्पन्न हुआ है, बताओ किस लिए उत्पन्न हुआ है? क्योंकि हमने 5 माइनस रूट 3 को क्या माना था? परिमेय माना था। यही वो रीजन है जिसके कारण रूट 3 परिमेय और परिमेय दोनों हो गया। ठीक है, तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है, इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने क्या किया था? क्योंकि हमने 5 माइनस रूट 3 को क्या माना था? परिमेय माना था। क्या माना था? परिमेय माना था। ठीक है, इसके बाद लिख देंगे अतः 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आ गए लेन पर, है ना? कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, इसको एक बार और समझ लो। ठीक है, क्योंकि लॉजिक वाला सवाल है। तो इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना था, हमने थोड़ी देर के लिए इसको क्या माना है? परिमेय माना है। ठीक है, और परिमेय माना है इसलिए हमने p बटे q के बराबर भी कर दिया, क्योंकि परिमेय माना तो परिमेय की तरह इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसको हमने p बटे q के बराबर लिख दिया और p और q की जो कंडीशन होती परिमेय वाली वो भी लिख दी हमने। ठीक है, कि q बराबर नहीं 0 के। इसके बाद केवल रूट 3 का निकालेंगे हम मान, तो इसको यहाँ पर बचा लिया, 5 को साइड ले गए, माइनस का दोनों पक्षों में क्या कर दिया? गुणा। ठीक है, तो इसमें पहले किया माइनस का गुणा, तो इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में किया तो इसको बाद में। इसके बाद इस भिन्न को हमने हल किया था, और ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। तो इस हिसाब से फिर ये भी परिमेय होगा क्योंकि बीच में बराबर है। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, तब रूट 3 भी क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर रूट 3 परिमेय और अपरिमेय दोनों हो गया, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो परिमेय ये अपरिमेय, तो ये क्या है? विरोधाभास है। और ये उत्पन्न क्या हुआ? तो लिख देना यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने क्वेश्चन को क्या माना था? परिमेय माना था। ठीक है, तो है कोई अपरिमेय और परिमेय मानोगे तो विरोधाभास तो उत्पन्न होगा ही। ठीक है, तो ये विरोधाभास विधि से हमने लगा लिया, भाषा एक जैसी रखेंगे ताकि एक सवाल सीख लो तो और भी सवाल बन जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इसको भी हम एग्जाम्पल नंबर 6 जैसा करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम 3 रूट 2 को क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, माना 3 रूट 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया? सबसे पहले परिमेय संख्या मान लिया। अब इसको परिमेय संख्या माना है तो परिमेय की तरह इसके साथ व्यवहार करेंगे, यानी कि इसको हम काय के बराबर लिख देंगे? p बटे q के बराबर, क्योंकि जो हमारी परिमेय संख्या होती वो p बटे q के रूप में होती है। और p और q की हम कंडीशन भी लिख देंगे कि p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 का किसी संख्या में भाग दो तो वो क्या हो जाता है? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल नंबर 6 में कि रूट वाली संख्या का मान निकालना पड़ता है, यानी कि रूट 2 का हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो रूट 2 का मान निकालना तो 3 गुणा में है, सब बटे में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? बटे में। ठीक है, तो ये 3 की हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो p और q हमारे पूर्णांक थे, तो ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को जोड़ो घटाओ या भाग दो तो क्या आती? परिमेय संख्या आती। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और बीच में लगा है बराबर, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या मानी जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 कैसी है? अपरिमेय संख्या, जो कि एक विरोधाभास हो जाएगा। तो इसकी भाषा लिखते हैं, भाषा एक जैसी रखेंगे ताकि एक सवाल सीख लो तो आगे के भी सभी सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? परिमेय, क्योंकि p बटे 3q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, लेकिन बीच में बराबर है तो ये रूट 2 भी हमारा क्या माना जाएगा? परिमेय माना जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे हम, तब रूट 2 भी क्या होगा? एक परिमेय होगा। क्या होगा? एक परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है? रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी लिखेंगे हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है? रूट 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग खुद देखो, इस लाइन के हिसाब से
√2 हमारा क्या हो रहा है, परमेय। लेकिन हम कह रहे क्या कि हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरमेय। तो फिर तो √2 परमेय और अपरमेय दोनों हो गया, जो कि क्या है, एक विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास किस लिए उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने 3√2 को क्या माना था, परमेय। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि √2 परमेय और अपरमेय दोनों हो रहा। तो लिखेंगे जो एक विरोधाभास है, जो कि एक क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, क्या है, विरोधाभास है। अब ये किस लिए उत्पन्न हुआ है, तो लिखेंगे नीचे की लाइन से लिख लो कि यह विरोधाभास, यह यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है, इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने क्या किया था, जानबूझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। क्योंकि था अपरमेय और परमेय माना था। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि 3√2 को क्या माना था, को परमेय माना था। क्या माना था, परमेय माना था। ठीक है, तो उनको पता है कि ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि इसको क्या माना था, परमेय। और लिख देंगे अतः जो हमारा 3√2 है, क्या है, अतः 3√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमको इतना ही लिखना है सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले √2 का मान निकाल लिया, ये हमारी जो संख्या आ गई है हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिख देंगे P/3 की हमारी एक परमेय संख्या है, और बीच में लगा है बराबर, तो फिर ये भी हमारा परमेय होना चाहिए। ठीक है, इस लाइन के हिसाब से तो लिख देंगे कि √2 भी एक क्या है, परमेय संख्या है ना, परमेय होगा। √2 क्या होगा, एक परमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरमेय संख्या है, तो √2 तो फिर क्या हो गया, परमेय अपरमेय दोनों हो गया, जो कि क्या है, जो कि एक विरोधाभास है। ये उत्पन्न क्यों हुआ है, तो विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि 3√2 को क्या माना था, परमेय माना था। ठीक है, अतः 3√2 क्या है, हमारी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया।